तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस प्रैक्टिस सेट में। तो जैसा कि पता है कि कल के वीडियो में मैं इसका जो खान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, ये जो बिहार पुलिस निकला है 21,391 पद के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो उसी को मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूँ। तो एक वीडियो इसका अपलोड हो चुका है, दूसरा वीडियो ये है, ठीक है। तो अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, और इसका जो एनालिसिस होता है बिल्कुल धाकड़ तरीके से होता है। तो आप लोग पूरी वीडियो को बने रहिए, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर वर्दी लेना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहना आपको आवश्यक होगा। आधा घंटा का मात्र वीडियो रहता है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। और इसका PDF हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है GK GS डिस्कशन, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और खान सर का बैच खरीदना जो है आपको नहीं पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा दूंगा। तो अभी से ही प्रैक्टिस सेट में लगे रहिएगा, तो आपको एग्ज़ाम आते आते बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधों प्रस्ताव की रचना किसने किया था। उद्देश्य संबंधों प्रस्ताव की रचना मतलब उद्देश्य संबंधित जो प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना भी कहते हैं। क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहिए या फिर उद्देश्य कहिए, ठीक है। तो ये उद्देश्य संबंधों के प्रस्ताव की रचना 1946 में किसने किया था। क्या भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब उद्देश्य की बात अगर किया जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव का विचार जो है सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के मन में आया था, और उसने जो है 13 दिसंबर, है ना, कब, तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को क्या किए, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए। क्या किए, पेश किए। और यह अंतिम रूप से 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया, तो अंगीकृत कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को यह लास्टली रूप में क्या हुआ, तो अंगीकृत कर लिया गया। अब चलते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं कि प्रस्तावना शब्द, ये जो प्रस्तावना शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है जी, तो अमेरिका से, ठीक है। ये प्रस्तावना का शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। जबकि इसकी परिभाषा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इसकी परिभाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और शब्द अगर पूछे तो अमेरिका से, शब्द पूछे तो अमेरिका से। हमारे जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग कब माना गया। पहले यह संविधान का अंग नहीं था, लेकिन इसे एक केस हुआ जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में। और उसी केस के तहत जो है प्रस्तावना को क्या माना गया, तो संविधान का अंग माना गया, संविधान का अंग माना गया। प्रस्तावना की अगर बात किया जाए या उद्देशिका की बात किया जाए तो इसे मात्र और मात्र एक बार संशोधन किया गया है। अब तक कितने बार संशोधन हुआ है, एक बार। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में या उद्देशिका में कितने बार संशोधन हुआ है, तो मात्र और मात्र एक बार। कौन सा संशोधन हुआ ये भी जानना आवश्यक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। और इस संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था इस प्रस्तावना में, ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चन जो है मैंने बोल दिया, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए और इसे नोट करते जाइए, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा, है ना, कि हम क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम बेसिस से पढ़ा रहे हैं। ये किसी और का नहीं मटेरियल है, खान सर के द्वारा तैयार किया गया मटेरियल है। सिर्फ मैं अपने से इसे मॉडिफाई करके मैं इसे और डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोग सेट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पृथक पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी। पृथक निर्वाचन मंडल मतलब पृथक मतलब क्या होता है, अलग। मतलब जो निर्वाचन पद्धति होता है, मेरा निर्वाचन अलग होगा, आपका निर्वाचन अलग होगा। तो कह रहा पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी,
क्या भारतीय संवैधानिक रिपोर्ट 1918 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा? किसके द्वारा हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा आपको मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। और इसी के तहत जो है पृथक निर्वाचन मंडल का जो है स्थापना किया गया था, पृथक निर्वाचन की शुरुआत किया गया था। मतलब इसमें था कि मुस्लिम धर्म के द्वारा अलग सीटों की जो है मांग किया गया था कि हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र होगा अलग होगा और हिंदू लोग को अलग होगा। ठीक है, तो ये था 1909 से संबंधित मार्ले मिंटो। ठीक है, बात किया जाए अगर 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार का, है ना, चेम्सफोर्ड सुधार का, तो प्रांतों में द्वैत शासन, है ना, प्रांतों में जो द्वैत शासन लगाया गया था यह 1919 के तहत ही लगाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 और 1909 तो जाने गए हैं मार्ले मिंटो सुधार। और 1935 की अगर बात किया जाए तो 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन को हटा करके केंद्र में, है ना, लगाया गया। प्रांतों में द्वैत शासन हटा करके इसे क्या कर लिया गया? तो केंद्रीकृत कर लिया गया, कि मतलब अब एक होगा, केंद्रीकृत कर लिया गया, अब प्रांतों को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये सब भी जानना आवश्यक है। और ये सब क्वेश्चन जितने भी हम बोल रहे हैं सभी जो है क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। PYQ उलट के आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है? कर स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? क्या फ्रांसीसी सेना या अमेरिकी सेना या ब्रिटिश सेना या जर्मन सेना के द्वारा? तो किसके द्वारा यह दिया गया है? तो ये दिया गया है ना, अमेरिकी सेना के द्वारा। किसके द्वारा? ये अमेरिकी सेना के द्वारा यह नारा दिया गया है कि स्वतंत्रता या तो फिर मृत्यु, स्वतंत्रता या तो फिर मृत्यु, स्वतंत्रता या तो फिर मृत्यु। ठीक है, तो चलते हैं इसको कुछ डिस्कशन करते हैं इसमें। तो कर स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा? अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था, अमेरिकी सेना के द्वारा। लेकिन अगर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा अगर पूछे तो फ्रांसीसी क्रांति का था। किसका था? फ्रांसीसी क्रांति का था, है ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए और भाईचारा चाहिए, मतलब बंधुत्व चाहिए। तो ये फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। एक टॉपिक और है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये किसकी जो है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा दिया गया था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा। कर प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, किस स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा दिया गया था? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये अलग है, अमेरिकी सेना और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अलग है। ठीक है, तो ये 3-4 कथन मैंने जब बताया है आप उसे अच्छे से याद रखिएगा, कॉपी में नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है कल का जो PDF दिए थे उससे टैली किया है। ठीक है, कर बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन बंदरगाह। तब बोस्टन अभी अमेरिका में है, बोस्टन एक शहर भी है, बोस्टन एक बंदरगाह भी है। तो बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को फेंक दिया गया था, तो इस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो क्या जानते हैं? क्या लाल सागर, ब्रिटिश कॉफ़ी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, पर्ल हार्बर की घटना? तो नहीं, इसको जानते हैं बोस्टन टी पार्टी की घटना, बोस्टन टी पार्टी की घटना। अगर इस घटना की बात किया जाए, बोस्टन टी पार्टी की घटना की, तो ये जो है कब हुआ था? तो 16 दिसंबर, है ना, 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। क्या? तब बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। जो क्यों हुई थी? तो बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को फेंक दिया गया था। ठीक है, अगर इसके नेतृत्वकर्ता की अगर बात किया जाए, बोस्टन टी पार्टी के नेतृत्वकर्ता के, तो कौन थे? सैमुअल एडम्स थे, सैमुअल एडम्स, है ना, सैमुअल एडम्स थे, एडम्स। ठीक है, सैमुअल एडम्स थे। तो आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर राय हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं इसे सॉल्व आउट करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की, ग्रीस ने एक सैनिक संधि किया है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? क्या सीटो कहते हैं, कि नाटो, कि बगदाद पैक्ट, या बरसाई पैक्ट होगा, है ना? क्या हो जाएगा? बरसाई पैक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको ये जो बात कर रहा है, ये नाटो की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? नाटो की, है ना? नाटो का जो मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में, है ना? नाटो की मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है जी? तो ब्रुसेल्स में है। नाटो की अगर पूरा नाम देखा जाए तो क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, है ना? GATION ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए नाटो को, यही नाटो को लेकर के जो है यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगर इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको? तो अमेरिका को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अमेरिका को। इसमें कुल सदस्यों की अगर बात किया जाए अभी तक, तो टोटल जो है 31 सदस्य है। नाटो में टोटल कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं, जिसमें 31वां सदस्य की अगर बात किया जाए तो कौन है? फिनलैंड है। 31वां सदस्य कौन है? तो फिनलैंड, है ना? फिनलैंड कौन सा है? फिनलैंड है। 31वां सदस्य कौन है जी? तो फिनलैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, है ना? एक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ और ये है राष्ट्र संघ। ये क्या है? राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ के सदस्य थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्र संघ के बारे में। तो राष्ट्र संघ की अगर बात किया जाए तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में इसकी स्थापना हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, है ना? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 14 से 18 के बीच में, 14 से 18, 1914 से 1918 के बीच में, तो उसी को देखते हुए एक संघ का निर्माण किया गया था जिसका नाम था राष्ट्र संघ, और उसकी स्थापना 1920 में किया गया था। 1920 में। और इसमें जो सदस्य के रूप में थे, परमानेंट सदस्य के रूप में थे, कौन कौन थे? तो इसका जो थे, फ्रांस थे, है ना? ब्रिटेन था, इटली था और जापान था, है ना? तो ये जो राष्ट्र संघ बना था, ये कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? तो नहीं रहा, है ना? आगे जाकर के जो है 1948 में क्या बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसमें ये इसलिए विलय हुआ था क्योंकि इसमें जो देशों था, है ना, मजबूत देश नहीं था। ठीक है, इसलिए यह क्या हो गया? विलीन हो गया। तो यूएनओ की अगर बात करें तो यूएनओ मतलब जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। यूएनओ की मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 है। 193 193 है। कितना है जी? तो 193 है। 193 अगर सदस्य पूछे तो दक्षिणी सूडान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी सूडान हो जाएगा। इसका जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 गो अस्थायी सदस्य होता है, अब 5 गो अस्थायी होता है, मतलब परमानेंट होता है। वो 5 गो से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो 10 अस्थायी सदस्य है इसका कार्य 2 वर्षों का होता है, लेकिन जो 5 अस्थायी सदस्य वो कौन कौन है? तो आपको फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, अमेरिका है, रूस है, और पांचों जो है क्या है? शक्तिशाली देश है। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और रूस, ये पांचों जो है इसका परमानेंट मेंबर है। किसका? तो यूएनओ को, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा होगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे और अगर इच्छुक हैं तो नोट करेंगे। अगला, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब?
है ना, हुआ था आपको जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, है ना, 11 नवंबर 1918, जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक, मतलब 4 साल यह युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का अगर तत्कालीन कारण देखा जाए तो ये पूछ रखा है कि मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था सेराजेवो हत्याकांड था, लेकिन हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया, ये भी क्या था, मुख्य कारण था। लेकिन तत्कालीन कारण अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, सेराजेवो हत्याकांड, सेराजेवो हत्याकांड। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में अगर बात किया जाए तो टोटल जो है कुल 37 देशों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, है ना, 37 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने देश किया था, 37 देश ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए के रखिएगा, क्योंकि डिस्कशन होता है तो थोड़ा सा समय लगेगा ही, ठीक है, लेकिन डिस्कशन से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। अगर मैं वादा करता हूं कि अगर आप डेली इस तरह से डिस्कशन अगर सिर्फ सुनिएगा तो आपको जो है आने वाला एग्जाम में पक जाइएगा। ठीक है, अगला करा, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, काटने मतलब काटता है, जो कोई भी चीज को काटने के लिए, है ना, तो पाषाण युग की बात कर रहा है। तो पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, क्या, कुल्हाड़ी, गणासा, चाकू, कैंची, है ना। तो उस समय पाषाण युग की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले क्या था, कुल्हाड़ी, और इसी से जो है काट छाट किया जाता था, किससे, कुल्हाड़ी से, किससे, कुल्हाड़ी से। ठीक है, और पाषाण युग की पहली औजार भी कौन है, कुल्हाड़ी है। लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या था, तो तलवार था। वैदिक सभ्यता जब आया तब वो उस समय जो है काटने के लिए क्या करते थे, तो तलवार का उपयोग किया जाता था, किसका, तलवार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। तो गुप्त काल की अगर बात किया जाए तो सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। इस गुप्त काल को क्या कहते हैं, तो इतिहास का स्वर्ण काल, इतिहास का स्वर्ण, है ना, स्वर्ण काल। ठीक है, इतिहास का क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल की अगर संस्थापक की बात किया जाए, है ना, इसकी संस्थापक की बात किया जाए, संस्थापक की बात किया जाए तो संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे, है ना, श्री गुप्त थे। कौन थे, श्री गुप्त थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था, अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा की अगर बात किया जाए तो अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था, तो स्पष्ट है कि अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। किसके शासनकाल में, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की अगर बात किया जाए तो फिरोज शाह तुगलक जो है क्या थे, फिरोज शाह तुगलक जो है क्या किए थे, तो इसने जो है कुतुब मीनार जो निर्माण हुआ था उसका 5वां मंजिल, है ना, 5वां मंजिल को क्या किए थे, तो तैयार करवाया था। कौन, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जो है नहरों का जाल भी बिछा दिया था। क्या किया था, तो नहरों का जाल भी बिछाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या किए थे, तो इसने जो है कुतुब मीनार का नींव रखा था। क्या रखा था, कुतुब मीनार का नींव रखा था, है ना, नींव रखा था, मतलब पूरी तरह से बना नहीं था कि ये मृत्यु कर दे। पूरी तरह से बनने का जो श्रेय जाता है इल्तुतमिश को जाता है। किसको जाता है, इल्तुतमिश को। किसको, इल्तुतमिश को, है ना। इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का पूरी तरह से निर्माण करता है। और कुतुब मीनार की अगर बात किया जाए तो कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, अगला चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था। तब राजा राममोहन राय के द्वारा क्या चलाया गया था, ब्रह्म समाज की अगर बात किया जाए तो इसे जो 1828 में चलाया गया था। 1828 में पहला ऑप्शन है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इसे नयनार संत एवं अलवार संतों के द्वारा, अलवार
अलवार संतों के द्वारा शुरू किया गया था। क्या? तो भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन किसके द्वारा? तो नैनार एवं अलवार आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। आर्य समाज की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा इस आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की अगर बात किया जाए तो मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अल्कट के द्वारा, है ना। मैडम ब्लावत्स्की है और किसके द्वारा? तो कर्नल अल्कट के द्वारा। कर्नल अल्कट के द्वारा ये थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था, है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी की अगर स्थापना की बात किया जाए तो कब किया गया था? 1875 में। कब किया गया था? 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना किया गया था मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अल्कट के द्वारा। इसका केंद्र जब भारत में खोला गया था तो कब खोला गया था? इसका केंद्र भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में कब खोला गया था? 1882 में, है ना। 1882 में। 1882 में कहाँ? तो मद्रास के अड्यार में। मद्रास के अड्यार में, है ना। मद्रास के अड्यार में। मद्रास के किसमें? तो अड्यार में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था भारत में। अगर सबसे पहले पूछे तो 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, जो समय इस सेट में देंगे उनको काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि है ना क्वेश्चन आंसर तो सभी कराते हैं, है ना। फलना का चिलना, चिलना का फलना करा के निकल जाते हैं। तो वैसे पढ़ने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। जब तक क्वेश्चन का इर्द गिर्द पकड़ मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक आपका रिजल्ट होना में असंभव है। ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है दोनों जगह हुआ था, कनाडा और अमेरिका में। कनाडा और अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल क्या थे? लाला हरदयाल थे। ठीक है। 1913 में किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? पहला भारतवर्ष में पूछ रहा है। अगर विश्व में पूछता तो क्वेश्चन अलग हो जाता, लेकिन भारतवर्ष में पूछ रहा है तो सबसे पहला जो हुआ था चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में। चंपारण की अगर बात किया जाए तो 1917 में आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। किस चीज़ को लेकर के? तो 3 कठिया प्रथा, 3/20, मतलब 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इस 3 कठिया पद्धति को, है ना, दूर करने के लिए, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह को शुरुआत किया गया था। और इसी चंपारण सत्याग्रह में जो है इसको बुलाया था किसने? तो राजकुमार शुक्ल। बीपीएससी का जो है यह क्वेश्चन फेवरेट है। किसने बुलाया था चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी को? तो राजकुमार शुक्ला ने। किसने बनाया था? राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ठीक है। और वहाँ जो है आंदोलन किए और आंदोलन क्या हुआ? कामयाब रहा। तो भारत में अगर सबसे पहला सत्याग्रह देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है। अगर बात करें जाए विश्व के, है ना, कि विश्व में प्रथम बार सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में। उस 1893 गए थे तो वहीं पर सबसे पहले जो है सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में रंग विरोधी को लेकर के सत्याग्रह किए थे। क्या किए थे? तो आंदोलन किए थे रंग विरोधी को लेकर के, मतलब गोरा काला का जो भेद था उसको दूर करने के लिए रंग विरोधी आंदोलन चलाए थे 1906 ईस्वी में। 1906 में 1893 में गए थे और 1906 में उसने क्या किया था? तो, है ना, रंग विरोधी को लेकर के आंदोलन किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान से सुनिए, असहयोग आंदोलन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। असहयोग आंदोलन की अगर बात किया जाए तो इसकी जो शुरुआत हुआ था 1 अगस्त
1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी? तो असहयोग आंदोलन की। अब ये जब 20 से 22 तक चला तो 5 फरवरी 1922 को, है ना, 5 फरवरी 1922 को एक अचानक घटना हो गया था जिसका नाम है चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और उसी से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने क्या किए? तो इस आंदोलन को वापस ले लिए। किस आंदोलन को? तो असहयोग आंदोलन को क्या किए? तो वापस ले लिए। यानी कि 2 साल जो है अच्छा से चला भी नहीं और इसको क्या किए? वापस ले लिए। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में अगर गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन हुए थे? CR दास, है ना, CR दास। और दूसरे व्यक्ति जो हुए थे इन्हीं की पत्नी थी जिनका नाम था, है ना, बसंती देवी, है ना, क्या नाम था? बसंती देवी थे। तो ये जो है क्या हुए थे? दोनों गिरफ्तार हुआ था। पहला व्यक्ति है CR दास और महिला में बसंती देवी जो कि इन्हीं का पत्नी था। ठीक है, तो किस कारण वापस लिया गया था? तो चौरा चौरी हत्याकांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, अगला चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, इक्वाडोर का चिमराओ ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो चिमराओ ज्वालामुखी की अगर बात किया जाए तो ये जो है इक्वाडोर में है। ये किस में आता है? तो शांत में। किस में आता है? शांत में आता है। चिमराओ ज्वालामुखी शांत और निष्क्रिय है। शांत और निष्क्रिय है, मतलब इसमें अब किसी तरह का जो है विस्फोट नहीं होगा। तो चिमराओ ज्वालामुखी शांत है और निष्क्रिय है। ठीक है, एक ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पूछता है कहाँ है? तो इक्वाडोर में, है ना, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में है क्या? तो सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी की कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। अगर भारत में बात किया जाए ज्वालामुखी को लेकर के तो भारत में केवल और केवल 2 ज्वालामुखी है। केवल कितना है? 2 ज्वालामुखी है, जिसका प्रथम नाम है बैरन और दूसरा नाम है नरकुंडम। बैरन की अगर बात किया जाए तो सक्रिय है और दूसरा नरकुंडम जो है वह प्रसुप्त है। नरकुंडम कैसा है? तो प्रसुप्त है, जबकि बैरन कैसा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये दोनों जो ज्वालामुखी है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? तो अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र मतलब जो विषुवतीय क्षेत्र में जो सघन वन होते हैं वह किसके लिए लाभदायक हैं? क्या कृषि के लिए हैं, जड़ी बूटी के लिए, खनिज पदार्थ के लिए, इमारती लकड़ी के लिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, है ना, इमारती लकड़ी के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमारती लकड़ी के लिए। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन जो लाभदायक है किसके लिए है? तो ये है आपको इमारती लकड़ी के लिए। इमारती लकड़ी के लिए। विषुवतीय रेखा क्षेत्र को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। विषुवतीय रेखा क्षेत्र को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा विषुवतीय को, है ना, क्या जानते हैं? तो भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय रेखा की अगर और बात किया जाए इसकी विशेषता को, तो यहाँ दिन और रात वर्षा होती है। दिन रात वर्षा होती है सालों भर, है ना, सालों भर वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में सिनकोना, रबड़, महोगनी, है ना, जैसे लकड़ियों पाई जाती है जो कि क्या है? इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला चलते हैं। करा आप, है ना, आप या हम, है ना, ग्लास हाउस में, है ना, ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? मतलब वहाँ का वायुमंडल कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? मरुस्थलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मरुस्थलीय क्षेत्र होना चाहिए जहाँ की हवा गर्म हो, लेकिन क्या हो? हवा गर्म हो, हवा क्या हो उसका? गर्म हो। ठीक है, इसकी जलवायु गर्म हो और हवा कैसी होनी चाहिए? तो ठंडी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा विषुवत रेखा के समीप मतलब 0 डिग्री, है ना, इक्वेटर रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है ना? क्यों? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो हमारा विषुवत रेखा है ये जो है कम क्षेत्र में है। ये क्या है? तो कम क्षेत्र में है। और कम क्षेत्र में कोई भी लाइट जब आएगा तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो है वो
गर्म करेगा, इसीलिए है ना छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसीलिए विषुवत रेखा क्या होता है, समीप तापमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय शैल में कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें जो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट आग्नेय शैल का है ना उदाहरण है जिसमें नहीं पाया जाता है। अगर आग्नेय और बेसाल्ट आग्नेय शैल का क्या है उदाहरण है, आग्नेय शैल और बेसाल्ट शैल जो है किसका उदाहरण है, तो आग्नेय शैल का उदाहरण है। ठीक है, अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? कर कौन सा ऐसा है जो खाद्य मतलब खाने वाला नहीं है? तो चावल तो है ही है, गेहूं है, ये है, मकई भी है, लेकिन चाय नहीं है ना, ये चाय को पिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः प्रतिशत सर्वाधिक है? विषम कौन सा ऐसा कारक है जो विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कैसा है, अक्षांश में। किसमें है, अक्षांश में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत दर कहाँ की है ज़्यादा, है ना, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, किसका हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा केरल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, केरल की। सबसे ज़्यादा पुरुष भी महिला भी अगर साक्षरता देखा जाए तो केरल में है, सबसे कम देखा जाए तो बिहार में है, और सर्वाधिक अंतर साक्षरता देखा जाए तो कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? क्या उत्तम कोटि का है, समान कोटि का है, मध्यम कोटि का है, निम्न स्तर का है? तो जो लिग्नाइट है ये जो है निम्न स्तर का कोयला है। कैसा है, कोयला अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार का कोयला होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता एंथ्रासाइट में होता है, इसलिए सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। ठीक है, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। तो गेहूं की अगर बात किया जाए तो गेहूं कैसी जलवायु है, शीतोष्ण, मतलब हल्का शीत भी चाहिए और हल्का उष्ण भी चाहिए, मतलब हल्का ठंडा और हल्का गर्मी। तो कह रहा गेहूं किस जलवायु की फसल है, तो शीतोष्ण जलवायु की, शीतोष्ण। इसका जो तापमान चाहिए मात्र 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25, और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपको कहाँ है, घाटशिला में। घाटशिला में है। घाटशिला की अगर बात किया जाए तो झारखंड में है। कहाँ है, तो झारखंड में। कहाँ है जी, तो झारखंड में है घाटशिला। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है? तो गेहूं की अगर बात किया जाए तो कौन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो गेहूं के उत्पादन में सिर्फ पूछे तो यूपी हो जाएगा, जबकि प्रति हेक्टेयर में अगर पूछे तो पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाब। प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। और अगर विश्व में अगर बात किया जाए गेहूं के उत्पादन में तो चीन प्रथम है और भारत हमारा दूसरा स्थान पर है। चीन प्रथम है जबकि भारत क्या है, दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो वायुमंडल की वह परत, हमारा जो वायुमंडल है वो 5 लेयर में है, क्षोभ, संताप, ओजोन, आयन और बहिमंडल। ये 5 लेयर में है, और 5 लेयर में जो है अलग अलग चीज़ों का जो है निष्पादन होता है, या फिर उसमें जो है। तो कह रहा वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो रेडियो कहाँ होता है, आयन मंडल में। कहाँ होता है, आयन मंडल में। कहाँ होता है जी, आयन मंडल में। क्षोभ मंडल की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है बादल, वर्षा, मौसमी घटनाएं होती है ना, मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होता है। जबकि ओजोन मंडल की अगर बात किया जाए तो ये हमारा पराबैंगनी किरण से, पराबैंगनी है ना, पराबैंगनी किरण से क्या करती है, तो बचाती है। ठीक है, और मध्य मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, समताप मंडल।
है ना, समताप मंडल, है ना, जहाँ कहाँ समताप मंडल में ही क्या है, ओजोन अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा, है ना, तो ये होता है आपको भूमिगत जल के द्वारा। किसके द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा दार्जिलिंग जिला किस राज्य के का भाग है। दार्जिलिंग, है ना, दार्जिलिंग का बहुत सारा चीज प्रसिद्ध है ना, जैसे दार्जिलिंग का जो है ग्रीन टी, है ना, हरा चाय। तो कह रहा दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो किसका है, यह पश्चिम बंगाल की एक क्या है, तो है ना भाग है। दार्जिलिंग जो है एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है और ग्रीन टी के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन, तो दार्जिलिंग। ठीक है, तो आज का जो है क्वेश्चन यहीं तक था। इस 30 क्वेश्चन का जो एनालिसिस हुआ है ना, लगभग जो है आपको 200 क्वेश्चन जो है लगभग, है ना, कवर हुआ होगा। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और प्यार अपना दिखाते रहिए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों के साथ। ठीक है, और हमारा जो PDF है टेलीग्राम चैनल जीके डिस्कशन पर चला जाता है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतना मेहनत करके जो है कोई नहीं देगा, है ना। खान सर के द्वारा यह पढ़ाया गया मटेरियल है और उनका मटेरियल जो है काफ़ी अच्छा होता है एग्जाम के लिए। तो बिहार पुलिस जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए यह वेस्ट है। तो आप लोग लगातार बने रहिए इसी तरह से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।